दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। पहले हम बात करेंगे आईटीसी की और उसके बाद आपके लिए इतना बड़ा झटका आपको लगने वाला है जीएसटी के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम आईटीसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए मुसीबत आई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आईटीसी रिलेटेड चीज़ें कई बार मैं आपके साथ रिपीट भी कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि 1 अप्रैल 2021 से अब ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो रही है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो उन्हें तो ई इनवॉइसिंग के जो रूल्स हैं उन्हें कंप्लाई करना ही है। साथ ही अब एज अ रिसिपिएंट अगर आप किसी से माल परचेज़ कर रहे हैं और आपके सप्लायर के लिए अगर इनवॉइसिंग मैंडेटरी है तो आप पर क्या बर्डन आने वाला है आईटीसी लेने के लिए, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में भी क्लियर किया है कि अब आपके पास आईटीसी लेने के लिए एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। उसके लिए हम ये रूल्स देख रहे हैं। इन रूल्स के अंदर ये रूल 48 का सब रूल 4 भी इसी चीज़ की बात कर रहा है। इसमें लिखा गया है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द recommendation of the council by including such particulars contained in form GST INV 01 after obtaining IRN number by uploading information contained therein on CGST electronic portal in such a manner and subject to such condition and restriction as may be specified in the notification। तो जो इनवॉइस होगा, जो हम बोल रहे हैं इनवॉइस, वो प्रिपेयर किया जाएगा उन सभी टैक्स पेयर्स के द्वारा जो कि नोटिफाई किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। और किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाएगा वो फॉर्म आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, फॉर्म GST INV 01। और आपको IRN नंबर ऑब्टेन करना होगा इसका, जो कि आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से इन सच अ मैनर, उस मैनर में, उन कंडीशंस के तहत जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तो अभी तक सभी को क्लियर हैं कि आपने क्या करना है। अब एवरी इनवॉइस इशूड बाय अ पर्सन टू हुम सब रूल 4 अप्लाई इन एनी मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेड सब रूल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। अब इस लाइन में हमारी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कि ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है एज़ पर सब रूल 4 जो अभी मैंने आपके लिए रीड किया, अगर वो इस मैनर में उस इनवॉइस को नहीं बनाता है तो उसको इनवॉइस ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी कि वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगा। तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी ये चीज़ें कही हैं कि आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना बेहद ज़रूरी है। तो अब जब भी आप इनवॉइस लेंगे तो आपको चेक करना है कि उस पर IRN नंबर हो। अगर आप ऐसे किसी सप्लायर से डील कर रहे हैं जिसके लिए ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी किया गया है, तभी आपको उसका आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज़ आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये एडिशनल कंडीशन आपको चेक करनी है, जो मैंने आपको पहले भी रिपीट की है कई बार, और अब मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझा भी दिया है कि रूल्स के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। तो सेक्शन को आप जानते ही हैं कि सेक्शन में लिखी गई हैं ये 4 कंडीशंस, उनमें से एक कंडीशन है कि आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। तो रूल्स में बता दिया है कि अगर आपके जो सप्लायर ने सब रूल 4 के अकॉर्डिंग इनवॉइस नहीं बनाया है तो उसे इनवॉइस ट्रीट नहीं किया जाएगा। The provision of sub rule 1 and 2 shall not apply to invoice prepared in the manner specified in sub rule 4। तो ये मैनर जो सब रूल 4 के अंदर दिया गया है, सब प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 एंड 2 इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अब आपको चेक करना है कि आपका जो इनवॉइस है उस पर IRN नंबर हो, अदरवाइज़ आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अब से आपका 1 अप्रैल से अभी तक तो जिन पर एप्लीकेबल है उन केसेस में आप चेक कर ही रहे होंगे, लेकिन 1 अप्रैल से अब 50 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी का टर्नओवर है तो उसके लिए भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई है। तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, चेक करनी है ये चीज़ें। एक वैलिड इनवॉइस आपके पास रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, उसी के बेसिस पर आप ये आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो अभी से ही आपको इसकी वर्किंग करनी है, क्योंकि आगे जा कर के जब आपको पता चलता है, अगर आप प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हैं और बाद में आप ये सब चीज़ें चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो डिपार्टमेंट है अब वो दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट
अब नोटिस इशू कर रहा है टू द डेटर्स ऑफ डिफॉल्टर फॉर डिफ़ॉल्ट इन डिपॉजिट ऑफ जीएसटी ड्यूज। कहने का मतलब है कि अब जो आपने जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। जैसे कि जो स्टेटस है इंडियन इकोनॉमी का और टैक्स कलेक्शन का वो सभी जानते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ने डाटा भी शो किया है कि जीएसटी कलेक्शन से रिगार्डिंग कि जीएसटी कलेक्शन जो है इम्प्रूव कर रहा है। तो गवर्नमेंट अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इनको लेके। रिसेंटली वन ऑफ द स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट स्टार्ट इशूइंग नोटिस टू द डेटर्स ऑफ द डिफ़ॉल्टर, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके डेटर्स के पास अब नोटिस जा रहे हैं। जो आपके डेटर्स हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपके डेटर्स के पास नोटिस जा रहे हैं एंड आस्किंग देम नॉट टू पे टू देयर सप्लायर, यानी कि जो जीएसटी के अंदर जो बंदा डिफ़ॉल्टर है उनको कहा जा रहा है कि जो जीएसटी के अंदर पर्सन डिफ़ॉल्टर है आप उसको पेमेंट मत कीजिए। यानी कि आपके डेटर्स के पास, अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो आपके डेटर्स के पास नोटिस जा रहे हैं एंड दे आर आस्किंग कि नॉट टू पे टू देयर सप्लायर, उस जीएसटी डिफ़ॉल्टर को आप ना पेमेंट कीजिए, रेदर टू डिपॉजिट द अमाउंट ड्यू टू द डिफ़ॉल्टर असेसी इन जीएसटी अकाउंट थ्रू DRC 14 विच विल बी कंसिडर्ड एज गुड एंड सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी टू सच पर्सन टू दी एक्सटेंट अमाउंट इज़ पेड। तो वहाँ ना पे करके रेदर टू डिपॉजिट करें, जो आपको असेसी डिफ़ॉल्टर को पेमेंट करनी है वो आपको पे करें इन जीएसटी अकाउंट में थ्रू DRC 14। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि डिफ़ॉल्टर्स के डेटर्स के पास जा रहा है कि आप डिफ़ॉल्टर एसएससी को ना पे करके पे कीजिए उसको जीएसटी अकाउंट थ्रू DRC 14 और वो सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी माना जाएगा। द डेटर रेफर्स टू द पर्सन जिसने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हैं, जिनको कि इन्वॉइस रेज किया जा चुका है डिफ़ॉल्टर एसएससी के द्वारा, लेकिन अभी उन्होंने पेमेंट नहीं की है डिफ़ॉल्टर एसएससी को, और उनकी बुक्स में जो डिफ़ॉल्टर एसएससी हैं उनकी बुक्स में आप डेटर्स के नाम पे खड़े हैं। यानी कि डेटर्स का इन्होंने बता दिया है कि कौन है जिनको गुड्स एंड सर्विस जा चुकी है, इन्वॉइस रेज हो चुका है, लेकिन अभी उनकी की तरफ से डेटर्स की तरफ से पेमेंट नहीं हुई है, वो अभी बुक्स में एज अ डेटर्स ही खड़े हैं। तो उनके पास इस तरीके के नोटिस हुए जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, साथ ही में एक इनडायरेक्ट थ्रेट भी उन डेटर्स को दिया जा रहा है। क्या वो इनडायरेक्ट थ्रेट है? इफ़ द अमाउंट इज़ पेड टू द पर्सन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, अगर नोटिस रिसीव होने के बाद आपने डिफ़ॉल्टर एसएससी को पेमेंट करी, द डेटर विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सच ड्यू अमाउंट द डेटर विल बी कंसिडर्ड टू बी द डिफ़ॉल्टर। अगर आपके पास, आप डेटर हैं, आपके पास नोटिस आ गया है और इंस्टेड ऑफ इट आपने अपने डिफ़ॉल्टर एसएससी को पेमेंट कर दी, उस नोटिस आने के बाद भी आपने जीएसटी अकाउंट में ना करके वहाँ पे कर दी है, तो आपको वो डिफ़ॉल्टर कंसीडर कर लेंगे। तो किस तरीके का वो नोटिस आ रहा है वो नीचे आपको पूरा ये टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह के टेम्पलेट में ये नोटिस जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इश्यूज़ हैं इस चीज़ से जो आ सकते हैं। वो क्या आ सकते हैं? अगर डिफ़ॉल्टर असेसी, मान लीजिए डिफ़ॉल्टर असेसी का जो डेटर है उसने पेमेंट नहीं करी क्योंकि उसको असेसी से कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसके इस केस में उसे क्या करना है? क्या वो रिप्लाई कर सकता है डिपार्टमेंट को कि मुझे कुछ इश्यूज़ है, इस वजह से मैंने पेमेंट नहीं करी है। अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्टर ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है, जिस वजह से आईटीसी डेटर क्लेम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या इस तरह की रिप्लाई डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिन इश्यूज़ का अभी किसी तरह का कोई भी सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे जीएसटी के अंदर जो अब आ रहे हैं, जिनके लिए आपको सतर्क रहना है।